हेलो बच्चों, आज क्लास 12th हिंदी मीडियम एमपी बोर्ड के लिए कंपनी यूनिट 5 जो एमपी बोर्ड में 25 मार्क्स की आती है। कितने की आती है बेटा? 25। इसके मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के डिफरेंस पढ़ा रहा हूँ जो 5-5 नंबर के आएंगे, तो सभी लोग जरा ध्यान से देखें। बहुत ही आसान भाषा में फटाफट समझाता हूँ। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, अंशों के हरण और समर्पण में अंतर लिखिए। अब हरण होता क्या है और समर्पण होता क्या है? हरण का मतलब होता है थोड़ा सा जबरदस्ती, समर्पण का मतलब होता है इच्छा से। अब इसका अर्थ समझते हैं। जब कोई अंशधारी कौन होता है? जो अंश खरीदता है। जब कोई अंशधारी निश्चित तिथि तक कंपनी द्वारा अंशों पर मांगी गई राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहता है, तो ऐसे अंशधारी के अंशों को कंपनी द्वारा रद्द कर दिया जाता है तथा अंशों पर जो राशि, ये है हरण, असली बात ये, अंशों पर जो राशि प्राप्त होती है, प्राप्त राशि को जब्त कर लिया जाता है। इसी क्रिया को अंशों का हरण कहा जाता है। समर्पण का मतलब होता है जब कोई अंशधारी जब अंशों पर देय याचना राशि का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है, तो इस स्थिति में वह अपने धारण किए हुए अंशों को अपने अधिकारों का त्याग करते हुए उन्हें कंपनी को लौटा देता है। आया समझ में? ठीक है, यहां लौटा देता है, बात थोड़ा सा अलग है, तो उसे अंशों का समर्पण कहते हैं। सूचना, अंश हरण करने संबंधी सूचना अंशधारी को 14 दिन पूर्व दी जाती है। हरण करने से पहले उसे 14 दिन की सूचना दी जाती है। अंशों के समर्पण पर अंशधारी अपने स्वेच्छा से अंशों को वापस करता है, अतः सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इच्छा, अंशों का हरण अंशधारी की इच्छा के विपरीत होता है, जबकि अंशों का समर्पण अंशधारी की स्वेच्छा से कंपनी के पक्ष में करता है। यानी ये अनैच्छिक कार्य है और ये एक ऐच्छिक कार्य है। ठीक है, ध्यान रखना। प्रस्ताव, अंश हरण का प्रस्ताव संचालक मंडल की सभा में पारित होता है, जबकि अंशों के समर्पण की किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकार, अंशों के हरण का अधिकार कंपनी को होता है, अंशों के समर्पण का अधिकार अंशधारी को होता है। ठीक है, अभी और बताता हूं। अगला क्वेश्चन, अंशधारी और ऋणपत्रधारी में अंतर बताइए। हैसियत की बात करते हैं। अंशधारी कंपनी का स्वामी होता है और ऋणपत्रधारी कंपनी का लेनदार होता है। प्रतिफल की बात करें, अंशधारी कंपनी के लाभों में से प्रतिफल स्वरूप लाभांश प्राप्त करता है। ऋणपत्रधारी ऋण की राशि के प्रतिफल के बदले में ब्याज प्राप्त करता है। ध्यान रखना। वापसी की बात करें, ऋण पैसे की वापसी, समापन पर वापसी। कंपनी के समापन पर अंशधारियों की पूंजी सबसे अंत में वापस होती है। कंपनी का समापन होने पर ऋणपत्रधारियों की राशि पहले वापस होती है। समापन पर धन वापसी, इस राशि का भुगतान अंशधारियों के भुगतान करने के पहले किया जाता है। इनकी राशि का भुगतान अंशधारियों के भुगतान करने के पहले किया जाएगा। या ऋणपत्रधारी को जो पैसा आता है वो पहले दिया जाता है, अंशधारियों कंपनी के समापन पर सबसे अंत में भुगतान किया जाता है। ठीक है। अंश पत्र और ऋण पत्र में अंतर। अर्थ, अधिकृत पूंजी के छोटे छोटे हिस्से को अंश कहते हैं। ठीक है। ऋण प्राप्ति स्वरूप दिया गया प्रमाण पत्र ऋण पत्र कहलाता है। प्रतिफल की बात करते हैं। अंशों के बदले लाभांश दिया जाता है, ऋण पत्रों के बदले ब्याज दिया जाता है। अंशों के धारक कंपनी के प्रबंध में हिस्सा लेने के अधिकारी होते हैं, जबकि ऋणपत्र धारक कंपनी के प्रबंध में
भाग लेने के अधिकारी नहीं होते। मत यानी वोट डालने का अधिकार। अंशधारियों को कंपनी के प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार होता है। ऋणपत्रधारी को मताधिकार नहीं होता है। भुगतान की बात करते हैं। अंशों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता है, जबकि ऋणपत्रों का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद किया जाता है। और प्रकार की बात करते हैं तो अंश दो प्रकार के होते हैं, साधारण अंश और पूर्वाधिकार अंश। और ऋणपत्र अनेकों प्रकार के होते हैं। साधारण अंश और समता अंश और पूर्वाधिकारी अंश में अंतर। अंश राशि। साधारण अंश कम मूल्य वाले होते हैं। पूर्वाधिकार अंश की तुलना साधारण अंशों की तुलना में पूर्वाधिकारी अंशों का मूल्य अधिक होता है। मताधिकार यानी मत देने का अधिकार। प्रत्येक प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार होता है साधारण समता अंश को, यानी समता अंशधारियों को प्रत्येक प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार होता है। पूर्वाधिकारी अंशों को संबंधित प्रस्तावों पर ही मत देने का अधिकार होता है। लाभांश की दरें घटती बढ़ती रहती हैं। पूर्वाधिकारी अंशों की दरें एक निश्चित दर से लाभांश मिलता है। प्राथमिकता की बात करते हैं। लाभांश में प्राथमिकता किसको पहले मिलेगा, किसको बाद में मिलेगा। साधारण अंश यानी समता अंश को पूर्वाधिकारी अंश के बाद में लाभांश मिलता है। इनको लाभांश पहले मिलता है। धन की वापसी, अंश पूंजी की वापसी की बात करते हैं। कंपनी के समापन जब हो जाते हैं तो अंश पूंजी बाद में वापस शेष बचती है तो ही मिलती है। अंशधारियों की पूंजी इन्हें पहले वापस मिलती है, सर्वप्रथम पहले वापस मिलेगी। जोखिम, इसमें जोखिम अधिक होती है और इसमें जोखिम कम होती है। ठीक है। अंश प्रमाण पत्र और अंश अधिपत्र में अंतर। अंश प्रमाण पत्र प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्गमित किया जाता है। अंश अधिपत्र केवल पूर्ण दत्त अंशों के संबंध में ही निर्गमित किया जाता है। अंश प्रमाण पत्र में उल्लेखित अंशों का हस्तांतरण केवल उचित रूप से लिखित हस्तांतरण प्रपत्र के द्वारा ही किया जा सकता है। अंश अधिपत्रों का हस्तांतरण स्वामित्व का वैधानिक हस्तांतरण माना जाएगा, क्योंकि ये विनिमय साध्य विलेख होता है। अंश प्रमाण पत्र के धारक का नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखा होना चाहिए। अंश अधिपत्र के धारक का नाम सदस्यों के रजिस्टर से अलग कर दिया जाता है। अंश प्रमाण पत्र धारी कंपनी का सदस्य होता है, ठीक है, और सदस्यों के समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं। अधिपत्र धारक कंपनी का सदस्य नहीं होता। अंश प्रमाण पत्र पब्लिक कंपनी द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। अंश अधिपत्र प्राइवेट कंपनी द्वारा निर्गमित नहीं किए जा सकते हैं। अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी में अंतर। अधिकृत पूंजी का उल्लेख पार्षद सीमा नियम में जो उल्लेख होती है पूंजी, उसे अधिकृत पूंजी कहलाते हैं। और निर्गमित पूंजी जो जनता को बेचने के लिए जारी की जाती है, ये अधिकृत पूंजी का एक भाग होती है। यह निर्गमित पूंजी के बराबर या अधिक हो सकती है। यह अधिकृत पूंजी से कम या बराबर हो सकती है। पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में इसकी जानकारी होनी आवश्यक है। पार्षद सीमा नियम में इसकी जानकारी देने की व्यवस्था नहीं होती। यानी कहें तो अधिकृत पूंजी का जो जानकारी होती है पार्षद सीमा नियम में होना चाहिए। निर्गमित पूंजी की जानकारी पार्षद सीमा नियम की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसका निर्धारण कंपनी की वर्तमान व भावी आवश्यकताओं के आधार पर होता है। इसका निर्धारण कंपनी की वर्तमान आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।